नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद मुकुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर फिलहाल रूस के इस वक्त दौरे पर हैं। और रूस जिसके साथ राजनीतिक, रणनीतिक, रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं, जो विश्व की दो बड़ी ताकतों को लगातार मजबूती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत रूस के संबंधों में एक नया अध्याय एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है, जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे अगले 1.5 घंटे के दौरान कि भारत और रूस के संबंध किस नई उड़ान की ओर है। मुकुल जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। अब तक भारत और रूस में बारी-बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछली व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक सितंबर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। तब से नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए टेलीफोन के जरिए लगातार ये आपसे एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, संपर्क में भी रहे हैं। और दो महाशक्तियां जब एक साथ मिलती हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर होती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं की गर्मजोशी दिखते ही बनती थी। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया। और हम लगातार इस ऐतिहासिक यात्रा के मायने हैं क्या भारत के लिए, रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इसकी समीक्षा लगातार करते हैं। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। ऐसे में लोग 8-8 घंटे की यात्रा करके पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोगों के चेहरे पर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो काफी उत्साहित लोग। स्केल पे 100 है हैप्पीनेस। मोदी फाइनली, मतलब मेरे यहाँ पे रहने के बाद तो पहली बार मैं देख रही हूँ मोदी जी आएंगे आज, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने देश का प्राइम मिनिस्टर जब भी आता है, जहाँ आप रहते हो आउटसाइड इंडिया, बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को। ये सिर्फ रशिया में, मॉस्को में ही नहीं, वो हर किसी के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कनेक्ट कर पाते हैं मोदी जी। और मुझे इसलिए बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ सच में। स्पेशली उठ के, एक्चुअली मैं पीएचडी कर रही हूँ, रात को मैं 1 घंटे ही सोई हूँ, सुबह उठ के नहा धो के जल्दी से तैयार होके आई हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को ये मिस नहीं करना था चांस। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे को यहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग में बुलाया गया। आई रियली वांट टू हियर what he has to say and I'm very happy to be here actually. We traveled around 7 hours from our place to here. We are very excited to be participate in this event. Yeah, actually we want to see our Prime Minister. That's why we came all this way. I'm coming from Kuz. We traveled approximately 7 to 8 hours to reach here. And really we are so excited to be a part of this event, and as an Indian we are really proud to attend this event, and we are so happy that we are going to meet our Prime Minister. तो हर कोई काफी उत्साहित यहाँ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने मुकुल। और भारत और रूस के जो आर्थिक संबंध है वो भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो जो दोनों देशों के बीच है जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर नजर आया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अगर हम बात करें तो $65 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड देखा गया दोनों देशों के बीच में। इसमें मेजर जो कमोडिटी है उस ऑयल की ट्रेडिंग हुई, जिसकी वजह से इतना ये स्तर हमें दिखाई दिया। और पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 33% ज़्यादा रहा द्विपक्षीय कारोबार। भारत से रूस को करीब 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है
और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन और विद्युत मशीनरी वो सेक्टर्स हैं जहां पर हम रूस को निर्यात करते हैं। वहीं यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात का भी रूस को निर्यात किया गया है। रूस एक घनिष्ठ मित्र के रूप में न केवल हमेशा से हमारे साथ सहयोग करता रहा है, बल्कि व्यापार के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से अनेक सेक्टर्स में हमने दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ होते हुए देखा है। निवेश भी मजबूत स्थिति में है। 2018 में जो $30 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था उसको पार किया गया था। 2025 में $50 बिलियन का नया लक्ष्य रखा गया। भारत और रूस के बीच में राष्ट्रीय मुद्राओं में 60% का व्यापार होता है। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम एक बड़ा फोकस इस बार भी नज़र आ सकता है प्रधानमंत्री मोदी के इस शिखर सम्मेलन के दौरान। जी बिल्कुल, लेकिन अगर खासतौर से बात की जाए किस तरीके से देखिए जो उड़ान है वो भारत रूस के संबंधों को मिल सकती है, ना सिर्फ आर्थिक संबंधों की बात की जाए बल्कि अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये संबंध रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रशिया स्टडीज़ जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम मजबूत संबंध की बात करते हैं और भारत और रशिया की जब बात की जाती है तो एक अलग स्तर नज़र आता है। फिर चाहे वो हम राजनीतिक संबंधों की बात करें, रणनीति की बात की जाए, रक्षा, निवेश, हर एक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध दोनों देशों का। देखिए, इन संबंधों की नींव आज से 70-75 साल पहले पड़ी थी जी। और भारत के स्वाधीनता के बाद शुरुआती दौर में तो सोवियत संघ ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन 1955-56 से लेकर जी जो संबंधों की नींव पड़ी, जिसमें सोवियत संघ ने बहुत व्यापक सहयोग भारत के साथ किया, चाहे वो हमारे इस्पात के कारखाने हों या हमारे जैसे भेल जैसी जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, या दिग्बोई जैसा हमारा जो ऑयल वाला संयंत्र है जी, और बोकारो भिलाई तो हाई है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो सोवियत संघ का योगदान भारत के औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और 1962 के बाद से रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ा। 1971 की संधि के बाद बहुत सारे वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर हमारी सहमति रही, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हमारी सहमति रही। तो इस प्रकार इन संबंधों की नींव पड़ी। 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 5-7-10 सालों तक थोड़ी अनिश्चितता थी, लेकिन 2000 में राष्ट्रपति पुतिन जब पहली बार चुने गए और उन्होंने भारत की यात्रा की अक्टूबर 2000 में, जब हमने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जी का संबंध जो हमारा एक नए लेवल पर आया, उसके बाद से जैसा आपने बताया 21 बार दोनों देशों के जो शीर्षस्थ नेता हैं जी लगातार मिलते रहे। 2010 में जब 10वीं वर्षगांठ थी तो उन्होंने उसको बढ़ाकर एनहांस्ड या प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप का दर्जा दिया। तो इस प्रकार ये लगातार एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के संबंध जो हैं वो मजबूत हुए हैं। विगत 4-5 वर्षों में कुछ इस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां हुई। सबसे पहले कोविड, उसके बाद यूक्रेन का युद्ध जी, और उसके बाद गाज़ा युद्ध। उसने नई परिस्थितियां बनाई और इन परिस्थितियों के नाते बल्कि 3 साल तक ये द्विपक्षीय जो सम्मेलन, समिट लेवल की मीटिंग होती थी वो हो नहीं पाई। आखिरी बार दिसंबर 2021 में हुई थी। उसके पहले प्रधानमंत्री 2019 में 5 साल पहले, तकरीबन 5 साल पहले उन्होंने यात्रा की थी, जो उनका सुदूर पूर्व का शहर व्लादिवोस्तोक है। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा पाए थे। तो एक प्रकार की मतलब कम से कम कई विश्लेषक, विशेषकर पश्चिम के विश्लेषकों का ये मानना था कि कुछ सवालिया निशान हैं कि क्या दोनों देश थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं क्या।
तो प्रधानमंत्री ने अपने पहले द्विपक्षीय दौरे, मतलब तीसरे कार्यकाल के पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए रूस को चुनकर जी ये इंगित किया सारी है, अटकलों पे विराम लगा विराम विश्व लगा भर की दिया है नजरें कि क्योंकि इस भाई दौरे पर हैं। रूस जो है बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। जी संजय जी, हम आपके पास आएंगे। एम्बेसडर अनिल वाधवा जो फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हो, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाधवा साहब बहुत धन्यवाद। एम्बेसडर, समझना चाहेंगे पूरी दुनिया, जैसा कि संजय जी ने कहा कि तीसरे टर्म में पहला शिखर सम्मेलन रूस को चुना जाना ये कितना महत्वपूर्ण है, और भारत की लिहाज से नहीं पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को किस तरह से देख रही है? बात आपकी थोड़ी रुक कर आई, लेकिन मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस बार जो समिट मीटिंग हो रही है, काफी अरसे के बाद हो रही है, और इस बीच में भारत और रूस के संबंधों के बीच में एक कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी उभर कर आई हैं। हालांकि हमारा व्यापार और निवेश बढ़ा है, और व्यापार तो काफी बढ़ चुका है क्योंकि ऊर्जा का आयात हुआ है, लेकिन इसके चलते जो पेमेंट्स का इशू है, और डिफेंस टाइज में जो S-400 का इशू है, जिसमें सारी शिपमेंट्स आ नहीं पाई हैं यूक्रेन के युद्ध के चलते। तो इस तरह से इस रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उभर कर आई हैं। इसलिए ये शिखर समिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नए पहलू भी उभर कर आए हैं इस बायलैटरल रिलेशनशिप में, जिसमें आगे चलकर भारत और रूस के संबंधों में इजाफा आएगा। और मैं समझता हूं कि ये सभी चीजें इस बार दोनों देशों के बीच में डिस्कस करी जाएंगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से संजय जी, जैसा आपने भी कहा, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ना सिर्फ भारत के लिहाज से हमने देखा कि कैसे जो मॉस्को है वो भी मोदी में होता हुआ हमें नज़र आया जब उनका स्वागत हुआ था, लेकिन जब विश्व के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दो बड़ी शक्तियों के रूप में अगर देखा जाए रूस और भारत को, कितना महत्वपूर्ण विश्व के लिहाज से भी है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि भारत और रूस दोनों वैश्विक पटल पर बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, और इन दोनों का जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं वो कई बार विश्व राजनीति में उतार चढ़ाव के बीच एक प्रकार की स्थिरता उन्होंने प्रदान की है। और पश्चिम के देश जिनकी निगाह इस समय भारत पर है और रूस पर भी है, रूस पर है क्योंकि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और नेटो और अन्य पश्चिमी देश जो हैं वो सब यूक्रेन के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो पश्चिम की निगाह है कि इस मौके पर, इस दौरान कौन से देश हैं जो रूस के साथ खड़े हैं, अगर खुलकर रूस का समर्थन न भी कर रहे हों तो भी कम से कम रूस के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी तीसरी दुनिया के देश हैं, लेकिन विशेषकर भारत और चीन ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी एक अलग सोच के साथ रूस के प्रति अपने संबंधों पर इसकी कोई आंच नहीं आने दी है। और पश्चिम के देशों को भी ये बात समझ में आ रही है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। उसके तहत एक तरफ तो हम अमेरिका और पश्चिम के देशों के साथ अपने सहयोग को आगे ले जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो हमारा पारंपरिक संबंध रहा है रूस के साथ, हम उसको भी बनाए रखना चाहते हैं। इससे एक प्रकार का संतुलन विश्व में रहेगा। पूरी तरह दो ध्रुवों में विश्व न बंट जाए, इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि रूस और चीन तकरीबन इकट्ठा हो गए हैं नेटो और पश्चिम के देशों के बीच। ऐसे में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है, मैं कहूँगा, जो इन दोनों के बीच, खेमों के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। भारत के अलावा अन्य तीसरी दुनिया के भी देश हैं जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सब भी भारत की तरफ देखते हैं कि भारत क्या लाइन लेता है, उससे उनको भी कहीं ना कहीं बल मिलता है। तो इसलिए भारत की भूमिका और भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कहा संजय सर कि ये जो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें न केवल भारत बल्कि जो ग्लोबल साउथ
के जो देश हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो खुल करके ना बोल रहे हों, लेकिन भारत का जो स्टैंड रहा है और बिल्कुल दोनों देशों से, यूक्रेन से और रूस से हमारी जो समान जो दूरी है, और हमने कभी भी G20 के दौरान भी वॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, और उसको लेकर के चाइना और जो दूसरे देश हैं उनसे थोड़ी सी विरोध का भी सामना हमें करना पड़ा। लेकिन हमने एक मिडवे तय किया और सामंजस्य बना के रखा। लेकिन मिस्टर बाधा, ये समझना कि वॉशिंगटन में नाटो समिट इस वक्त हो रहा है, और ये संयोग ही है कि इस वक्त जहां वो नाटो समिट एक तरफ अमेरिका में हो रहा है, भारत और रूस मिल रहे हैं शिखर वार्ता के स्तर पर, और वो भी 2019 के बाद, ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इस परिदृश्य में इस द्विपक्षीय बैठक को देखा जाना चाहिए? जैसा कि आपने कहा, मैं इसे संयोग ही समझूंगा कि ये दोनों जो डेट्स हैं वो एक ही डेट पर नेटो की मीटिंग हो रही है वॉशिंगटन में, और उसी टाइम पर एक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच में हो रहा है। इसमें कोई कुछ ज़्यादा हम रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बायलैटरल रिलेशनशिप है भारत और रूस की, वो अपने स्तर पर है, और नेटो की जो मीटिंग हो रही है उससे जी जी बिल्कुल, माना ये जा रहा है। जी अनिल जी, आपके पास आऊंगा मैं लौट कर, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं कि जिस जो जी जी बिल्कुल अजय, अगर खास तौर से जब आर्थिक रिश्तों की हम यहाँ बात कर रहे थे दोनों देशों के बीच, क्योंकि किस तरीके से एक जो शक्तिशाली देश है दूसरे को किस तरीके से मजबूती दे सकता है। और संजय जी, जैसा आपने कहा कि ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, कोई नया नहीं है, पुराना, और लगातार इसमें जो मजबूती है वो हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन जिनकी एक अलग छवि पूरे विश्व में नज़र आती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ऐसे में जो द्विपक्षीय संबंधों की हम बात कर रहे हैं वो कितने और आने वाले समय में प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, और इसके जो अगर देखा जाए जो परिणाम है वो किस तरीके के आप उम्मीद करके चल रहे हैं? देखिए, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो एक कमज़ोर कड़ी माना जाता था वो हमारे आर्थिक संबंध थे। 10 साल से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा वक्त तक हमारा जो द्विपक्षीय ट्रेड है, व्यापार है, वो 9, 10, 11, 12 बिलियन डॉलर एक साल में होता रहा है। और बहुत प्रयास किए गए, कई बार द्विपक्षीय बैठकों में इस पर सहमति जताई गई, और एक टारगेट भी सेट किया गया कि 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को हम 30 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। विगत 3 वर्षों में हमने देखा कि द्विपक्षीय व्यापार, हम टारगेट हमारा था 30 बिलियन डॉलर और अभी फ़िलहाल हो गया है 65 बिलियन डॉलर। जी, तो ये एक सकारात्मक पहलू है हमारे द्विपक्षीय संबंधों का। यानी जो अनुमान हमने लगाया तो उससे कहीं ज़्यादा, सैंक्शन के बावजूद, यूएस और वेस्ट EU पूरा सैंक्शन लगा चुका है। हालांकि आप क्रूड का आप छोड़ दें मुकुल, जिसमें पार्शियल सैंक्शन लगाया गया, क्योंकि सैंक्शंस भी लगे जो उनकी तरफ से, उसमें भी आपको एक तरह से कहा जाए कि जहां उनको फायदा था वहां पर उन्होंने छोड़ दिया प्राइस कैप लगा के क्रूड ऑयल का, क्योंकि उनको देखना था कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो स्थिर रहें। दूसरी ओर बाकी चीज़ों में सैंक्शन लगा दिया। अब मुश्किल हो गई कि भाई बड़ी कंपनियां जो भारत की हैं वो रशिया कैसे जाएं, और जाएं भी तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि हम इस तरह के बड़े जो कारोबार। दूसरी तरफ निवेश की भी हम बात करते हैं, जो द्विपक्षीय निवेश है उसको किस तरीके से और बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, द्विपक्षीय निवेश पिछले 10 सालों में मैं समझ रहा हूँ, उससे भी थोड़ा सा अधिक वक्त हुआ जी, बढ़ता रहा है। और ये मुख्यतः जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर जिसको कहा जाता है, भारत का भी निवेश सखालिन में रहा हो, या एक इंपीरियल ऑयल कंपनी हुआ करती थी जिसको भारत ने 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा में ख़रीदा। इसी प्रकार रूस का भी हमारे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बड़ा निवेश हुआ है, और द्विपक्षीय निवेश जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है विगत कुछ वर्षों में। लेकिन अभी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, सैंक्शंस लगे हैं, उससे परेशानियां तो आई हैं। स्विफ्ट अरेंजमेंट से
जिस प्रकार रूस को अलग कर दिया गया है, जिसके नाते लेन देन में बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसके रास्ते हैं इसको ओवरकम करने को लेकिन वो आसान नहीं है जी। हम अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं, बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने देखा 10 दिन पहले 2 ट्रेन में भरकर कोयला जो है वो भारत के लिए चला रूस से। ऐसा माना जाता है कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसके द्वारा अगर रेल के माध्यम से ट्रेड होगा तो उसको सही प्रकार से उसका आकलन कर पाना पश्चिम के लिए मुश्किल होगा और उस पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा जी। तो इस प्रकार और बहुत सारे तरीके हैं जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों देश शीर्षस्थ नेता आज बात कर रहे होंगे कि कैसे हम अपने व्यापार को इन प्रतिबंधों के बावजूद बनाए रखें और उसमें बढ़ोतरी भी करें। बिल्कुल। एम्बेसडर वाधवा, अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या आप हमारे संपर्क में हैं? एक बार हम प्लीज़ कंफर्म कर लें। चलिए, कोशिश करेंगे एम्बेसडर साहब के पास आने की। लेकिन संजय जी, आप ही के साथ इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो रशिया और चाइना नज़दीक आया है इसलिए क्योंकि वेस्ट और यूएस ने रशिया को भी अपना एक तरह से विरोधी मान लिया और पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ, चाइना के खिलाफ भी एक जंग सी छेड़ दी, जिसकी वजह से ये जो दोनों महाशक्तियाँ पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भारत के लिहाज से रशिया का थोड़ा सा और नज़दीक आना, कारोबारी लिहाज से आपने जो निवेश की बात की वो शायद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेड निवेश हमें देखने को मिला है। ऐसा हम क्या करें कि जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों देशों का वो और ज़्यादा नज़दीक आ पाए, एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे के साथ कारोबार कर पाए। रशिया और चाइना की तरह हमारे बॉर्डर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कैसे फिर भी हम बेहतर कर पाएँ इस चीज़ को देखते हुए। और चाइना के साथ जो हमारा संबंध है, कारोबारी संबंध, उसके लिहाज से केवल अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन से देखें तो रशिया, चाइना और इंडिया, इनके जो आर्थिक संबंध है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, चीन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है भारत रूस संबंधों में, बल्कि भारत सोवियत संघ के संबंधों में भी। ऐसा माना जाता है कि 1960 के दशक में जब सोवियत संघ और चीन के बीच दूरियां बढ़ी और जिसको साइनो सोवियत स्प्लिट कहा गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसके बाद सोवियत संघ का झुकाव भारत के लिए बढ़ा है। 1969 में सोवियत संघ और चीन का एक मतलब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी जी। और 1971 में हमसे उनकी संधि हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन तो एक बड़ा फैक्टर रहा है, पूर्व में भी रहा है, 60 साल 50 साल पहले भी था। विगत कुछ वर्षों में 2014 के बाद से खास करके जब से क्रीमिया का युद्ध हुआ और पहली बार पश्चिम के देशों ने व्यापक स्तर पर प्रतिबंध लगाए सोवियत संघ पर। उसके पहले भी 2008 जॉर्जिया के युद्ध के बाद भी थोड़े बहुत लगे थे, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। 2014 के बाद पहली बार बड़े स्तर पर लगे और 2022 फरवरी के महीने में जो यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से और ज़्यादा सैंक्शंस लगे और इसके कारण रूस के लिए ये मजबूरी हो गई कि वो एशिया में या गैर पश्चिमी देशों में सहयोग अपना बढ़ाए और उसमें चीन और भारत 2 प्रमुख देश हैं। चीन के साथ रूस की बहुत बड़ी सीमा है। चीन के साथ पहले से ही ऑयल और गैस पाइपलाइन बन चुकी हैं, जिनके माध्यम से अब चीन जो है एक बहुत बड़ा आयातक बन गया है रूसी तेल और गैस का, रॉ मटेरियल्स का। 2015 में एक गैस डील मानी जाती है 14 के सैंक्शंस के बाद। मई 2015 में उसको डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया। $400 बिलियन का ऐसा अनुमान है डील हुई। तो चीन के साथ तो रूस के संबंध बॉर्डर होने के नाते भी, और चीन भारत के समान ही तेल और गैस का आयात करता है, व्यापक स्तर पर आयात करता है, सबसे बड़ा आयातक देश है तेल का और गैस का। इसलिए और अन्य जो भी, चूँकि रूस के अंदर सिर्फ यही 2 नहीं, कोयला है और अन्य कई खनिज हैं, उन सब के लिए चीन जो है एक जिसको कहते हैं रेडीमेड मार्केट वो है।
तो उस मामले में हमारी सीमाएं हैं। पहली सीमा तो ये है कि हमारी कोई सीमा लगती नहीं है रूस से, जिससे हम आसानी से गैस और ऑयल पाइपलाइंस हमारी नहीं है। INSTC नाम से एक हमने आज से 22-24 साल पहले एक समझौता किया रूस और ईरान के साथ। पिछले प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आने के बाद 15 के बाद से उसमें तेज़ी आई है और विगत 2 सालों में और ज़्यादा तेज़ी आई है जी। ये वो तरीके हैं, मैकेनिज़म्स हैं जिनसे द्विपक्षीय व्यापार और संबंध और यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसका लाभ ले सकता है। लेकिन परंपरागत रूप से जो भारत और रूस के व्यापार रहा है उसमें राज्य की और सरकार की एक प्रमुख भूमिका रही है। प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल रहा नहीं है सोवियत टाइम्स में भी और उसके बाद भी विगत 20 वर्षों में भी। इसलिए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरी तरह से उसके पास, जिसको कहते हैं ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। सोवियत संघ में या रूस में क्या उनके लिए संभावनाएं हैं। और फिर फिनिश प्रोडक्ट की भी बात करें संजय जी, तो वो चाइना से ज़्यादा लेना उनको ज़्यादा आसान पड़ता है, दुनिया भर में लिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक और सवाल वाधवा जी आपसे भी करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो नीतियाँ हैं काफ़ी कारगर होती हैं किसी भी संबंध को मजबूत देने के लिए, लेकिन अगर ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जब एक किसी भी देश के साथ नए रिश्तों की हम बात करते हैं या हम बता रहे हैं कि कैसे भारत और रूस के जो संबंध है वो अब एक नए शिखर पर, नई उड़ान जो है उनको यहाँ मिलती हुई नज़र आएगी, ऐसे में क्या माना जाए जो नई नीतियाँ हैं वो काफ़ी कारगर नज़र आएंगी या देखा जाए, क्योंकि एक स्थिरता जो है वो अब कहीं ना कहीं भारत में है, राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हम मान सकते हैं। संजय जी, मुझे लगता है कि ये सवाल आप ही को लेना पड़ेगा। अभी एम्बेसडर शायद ये सवाल थोड़ी देर में ले पाएंगे, लेकिन जिस तरह से मुकुल ने कहा कि वाकई राजनीतिक स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन साहब को तो हम शायद 20-25 साल से देख ही रहे हैं रशिया में, और यहाँ भी ये तीसरा जो टर्म है वो मोदी जी का शुरू हो चुका है। नहीं, बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी। और दरअसल अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी तरफ इशारा भी किया, खुलकर कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का वापस आना और जिस प्रकार की नीतियां पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनाई हैं, हमारी अंदरूनी जो आर्थिक नीतियां हैं और बाह्य व्यापार के संबंध में हमारी नीतियां हैं, जिसमें मेड इन इंडिया भी एक मुद्दा रहा है और उसमें रूस का सहयोग भी रहा है रक्षा क्षेत्र में। हमारा जो भी हमारे उत्पादन हैं, चाहे वो टैंक्स के हों या फाइटर एयरक्राफ्ट के हों या ब्रह्मोस के हों, उन सब में रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किया है। तो रक्षा क्षेत्र में तो सहयोग रहा है जी। जो और व्यापारिक क्षेत्र हैं उनमें भी प्रधानमंत्री एक तरह की निरंतरता जो है 10 सालों में, अगर रूस जैसे देशों को ये लगे कि भारत की नीतियों में कोई बड़ा उलट फेर नहीं आने वाला है, स्थायित्व है अंदरूनी राजनीति में भी और आर्थिक नीतियों में रोकना चाहेंगे संजय जी यहाँ, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण। अब से कुछ देर में ही जो सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को भी अजय हम वो दिखाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ मॉस्को की बात की जाए, जैसा संजय जी कह रहे थे कि अलग अलग कारक तो रहते हैं किसी भी देश के साथ जब हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं, लेकिन नीतियाँ और उसके साथ साथ एक व्यक्तित्व जिस तरह का रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी व्यक्तित्व का ही तो ये कमाल है कि जो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जो छात्र हैं, वो इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं और उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक संबंधों को, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर रशिया शायद चीन की अपेक्षा भारत को ज़्यादा अपने करीब पाता है। कारोबारी संबंध भले ही चाइना के साथ $200 बिलियन का हो, अभी हम $65 पे हैं और बहुत ज़्यादा अंतर दिख भी नहीं रहा है। इतना बड़ा स्केल चाइना का देखते हुए, इतना बड़ा बॉर्डर देखते हुए, अगर केवल $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 80% वो पेमेंट अपने लोकल करेंसी में करते हैं, हम लोग 60% करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में है। और इसीलिए ये हम जो कह रहे हैं कि नई उड़ान, भारत रूस के संबंधों की नई उड़ान जो देखने को मिल रही है, जो उसकी बुनियाद है बहुत ही प्राचीन कही जा सकती है, और जो संस्कृतियां हैं दोनों देशों की, और हमने देखा है कि जो सनातन धर्म की तरफ
जो रशिया के लोग हैं उनका झुकाव हो, चाहे गीता के प्रति उनका झुकाव हो, सांस्कृतिक तौर पर जो है, और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मिलना प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का एक बहुत ही हाई पॉइंट रहता है, और हम कोशिश करेंगे उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की। जी बिल्कुल, और बिल्कुल वो जो लगातार जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो प्राचीन संबंध हैं, वो जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। और आज के समय में भी जब हम देखते हैं रशिया में जो भारतीय हैं वो किस तरीके से इंतज़ार कर रहे थे, कितने उत्साहित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हर वर्ग की अगर बात की जाए तो वहाँ भी वो उत्साह में नजर आता है, क्योंकि एक इंतजार रहता है कोई अपना आएगा। इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि रशियन स्टडीज कितना पॉपुलर है इंडिया में, और इंडिक स्टडीज को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है। संजय जी अगर थोड़ा सा एक जी देखिए, वहाँ जो ओरिएंटल स्टडीज इंस्टीट्यूट है जी, उसकी स्थापना 20वीं सदी के मतलब सोवियत संघ बनने के तुरंत बाद की गई। उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन पर कोई भी पढ़ाई वहाँ नहीं होती थी। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो 18वीं सदी के मध्य में बना, 19वीं सदी में इस तरह के प्रयास वहाँ पहले भी किए गए, लेकिन विगत 100 वर्षों में ओरिएंटल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट जो है एक बहुत बड़ा केंद्र रहा भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर रिसर्च और पढ़ाई का। हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है और काफ़ी समय से पढ़ाई जाती हैं। हिंदी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। हमारा जो मॉस्को में सांस्कृतिक केंद्र है वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें हिंदी और योग और भारतीय जो नाट्य परंपरा और जो कथक या भरतनाट्यम, इंडिक स्टडीज़, तो इसकी एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन हम रशियन लैंग्वेज पे कितना फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है संजय जी। जब ये कारोबार करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जी, और अब हम सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री उस सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय राजदूत श्री विनय कुमार जी को कि वह यहाँ पर पधार कर हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। भारतीय समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा है आपको। प्रधानमंत्री जी, 9 साल के बाद भारतीय समुदाय मॉस्को में आपको पाकर बहुत ही भाव विह्वल है और आपके आशीर्वचन का अपेक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से भारतीय समाज को कृतार्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रियत मस्क्वा, как дела? आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा।
3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने। यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं, आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है।
और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना, संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो।
हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके, सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं। मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या बताइए, मैं जो कह रहा हूं सच है कि नहीं है? आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बदला है कि नहीं बदला है? ये 140 करोड़ देशवासियों ने करके दिखाया है। आज 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। आपने भी देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से बाहर निकाल करके नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी वो सपने भी देखते हैं, संकल्प भी करते हैं और सिद्धि के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। यह हमारे नागरिकों की मेहनत, लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है। साथियों, भारत में बदलाव सिर्फ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है। ये बदलाव देश के हर नागरिक के,
हर नौजवान के आत्मविश्वास में भी दिख रहा है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये भावना सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे खेलों में भी दिख रही है। बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा, पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। साथियों, आपने चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल
और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों, जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है, वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है, उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं।
रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली, दिवाली से लेकर हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी
इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्त्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को
पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है, और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते रहें। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा। और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। और अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। साथियों, आप सब पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों। ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी, और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धि को पार करके रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त भारतीय समुदाय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से इतना समय निकाला और हम सबको संबोधित किया। आप सभी से मेरा तो करीब 50 मिनटों तक भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री रहे, और सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर आते हैं तो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय होता है कि वो क्या कुछ लेकर के आए हैं। तो समुदाय के लिए तो कुछ जो फैसले लिए गए हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है, जो संबंध है, और एक तरह से लास्ट में जब उन्होंने कहा कि ये अमर प्रेम की कहानी है, तो दुनिया को नया रास्ता दिखाएगी। कई बड़ी बातें आज संबोधन में निकली हैं। मुकुल जी बिल्कुल, और उन्होंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं अपने साथ बहुत कुछ लाया हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी की मैं अपने साथ महक लाया हूँ, और उसके साथ साथ 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी शुभकामना आपके लिए लेकर आया हूँ। और कहा कि जब भी रूस की बात की जाती है तो वो देश जो कि सुख दुख में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, इस तरीके से हम रूस को देखते हैं। और ख़ासतौर से जो और बड़ी बातें हैं वो क्या हैं, उन पर नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को में भारतीयों को फिलहाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन अपना दिया है, स्पीच, कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इनमें खासतौर से तीसरे टर्म को लेकर उन्होंने कहा कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य हम मानकर चल रहे हैं। थर्ड टर्म है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। भारत अपने 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा रखता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 3 गुनी तेजी के साथ काम करना है। इस तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाना है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के पेमेंट सिस्टम की भी उन्होंने तारीफ की और स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत पूरी दुनिया को एक मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम दे रहा है। लेकिन बार बार उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का जिक्र किया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों के सामर्थ्य पर विश्वास रखता है और भारत की युवा शक्ति ही आने वाले समय में दुनिया को तेज रफ्तार देगी। स्पष्ट तौर पर भारत और रूस आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की नई दिशा तय करेंगे। स्पष्ट तौर पर यह बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर नौजवान में जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है उस वही सफलता की पहली सीढ़ी है और भारत की युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और भारत और रूस मिलकर के दुनिया के विकास का नया अध्याय लिखेंगे। जी बिल्कुल। और इस जो और बड़ी बातें हैं लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी का उन्होंने जिक्र किया, किस पे 15% भारत की हिस्सेदारी है और लगातार युवा शक्ति पर जो भरोसा है वो कर इसको हम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से अगर देखा जाए जो और तमाम पहलू हैं उनको यहाँ जिक्र करते हुए नजर आए और खासतौर से अगर देखा जाए ये वो तमाम पहलू जिसका कहीं ना कहीं इंतजार था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं आम जनता के साथ, वहाँ भी हमें वो देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भारत और रूस अब मिलकर के दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका नया अध्याय लिखेंगे। संजय जी, आप किस तरह से देखते हैं और कौन सी बड़ी बातें हैं और कौन सी दिशा आपको दिखाई दे रही है दोनों देशों के संबंधों में आगे जाते हैं? उसके बाद मैं अनिल वाधवा जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, अमर प्रेम जी। आज से 10 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि विश्व में हमारा सबसे प्रगाढ़ मित्र, सबसे करीबी दोस्त, सबसे भरोसेमंद सहयोगी कौन है और वो रूस है। तो ये 10 सालों में कई बार प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है, इंगित किया है कि रूस हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहा है आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो गैर पश्चिमी देश हैं उनमें भारत सबसे प्रमुख है, ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। और बल्कि रूसी राष्ट्रपति ने तो अपने उद्बोधन में कहा था कि भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, क्योंकि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी बन चुकी है। लेकिन डॉलर टर्म्स में भी प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। चुनौती अभी जो है वो है भारत और रूस के आर्थिक सहयोग को आगे ले जाना की। अब मिस्टर वाधवा, आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अब पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है, तो वो कौन सी बड़ी बात कहना चाहता हूं? ये इशारा किसकी तरफ है जब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए? काफी सालों से, काफी दशकों से हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पहले सोवियत यूनियन 2 प्रमुख शक्तियां थी। उसमें जो दुनिया थी वो 2 गुटों में बटी हुई थी। उसके बाद भी हमने देखा कि हालांकि चीन की बहुत जल्दी चढ़ाई हुई है और अब वो एक बड़ा देश भी बन चुका है, तो तीसरी शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में जो इन्फ्लुएंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया का ही वर्चस्व रहा है। तो अभी आजकल इस दशक में अगर हम देखें तो ब्रिक्स के देश जो हैं और बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनमें से कई ऐसे देश हैं जो उभर कर सामने आए हैं। उनकी खुद की शक्ति आगे बढ़ी है और इसको हम कह सकते हैं कि ये तीसरा पोल जो है वो उभर कर सामने आया है। तो इसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब
वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। जी। और जैसे कि पहले हिंदू सबका नजरिया यह था कि भारत जो है वो दो पोल्स हैं, उनको उनके मद्देनजर रखकर अपनी नीति बनाएगा। लेकिन अब भारत के पास इतनी शक्ति है कि वह अपना सामर्थ्य रखता है कि वो अपनी खुद नीति, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, उसके ऊपर आगे चल सकता है। तो उनका इशारा इस तरफ था। और आगे चलकर हम देखेंगे कि जो विश्व है उसमें जो तीसरा पोल है, जो मल्टीपोलैरिटी आई है देशों में, तो वो आगे और बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो नई घोषणा भी उन्होंने की संजय जी, कि कैसे जो आना जाना है या कारोबार है वो कैसे हम सुगम कर सकते हैं। बिल्कुल, दो नए जो कॉन्सुलेट खुलने वाले हैं उससे कहीं न कहीं आम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, और जो निजी क्षेत्र है उसको व्यापार करने में भी सुविधा होगी। इसी लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि आगे जो सहयोग के नए आयाम हैं उन पर भी बातचीत होगी। और जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे थे कि हम कितने सालों से हम बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे, उसका उन्होंने कहा कि पहली खेप जो है वो अब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब और भी वहाँ पर तेजी आएगी, साथ ही साथ चेन्नई। नहीं, बिल्कुल। विगत कुछ वर्षों में दरअसल इसके द्वारा व्यापार बढ़ा है, और प्रधानमंत्री ने जो एक नया कॉरिडोर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई उसकी भी बात की है जी। ये सिर्फ 2-3 सालों से चर्चा में है, इसलिए अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बट इस मुलाकात के बाद मुझे आशा है कि इस पर भी काम तेजी से होगा। जी मिस्टर बाधवा, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री या एक शब्द का इस्तेमाल बार बार वो कर रहे हैं, विश्व बंधु। तो ऐसा लगता है कि भारत ने जो G20 में भी कहा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो वही विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो एक बार फिर से जो हमारे जो सनातन संस्कार हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार रूस के इस मंच पर उठाया, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा संदेश है कि भारत इसी को आगे लेकर के जाता रहेगा। जी बिल्कुल। और ये अब सीधा फिलहाल रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर एक प्रेस वार्ता की जा रही है। And double the atrocity against the Dalit. His survey is telling that each and every year more than 2,000 atrocity cases are filed against the Dalits. This is the only coming the light, or the cases are filed. Without filing cases are different. We are all aware that 2 days before in Chennai there is a brutal murder against a Dalit leader. He is a national party state president, DSP state president. In this situation only, in Tamil Nadu law and order situation is there. The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. Previous 10 days before, there was an incident in Kallakurichi, illicit liquor case. Almost nearly 70 people died in that incident. Almost more than 40 persons belongs to the scheduled caste community. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. Rahul Gandhi is going to Hathras, or he is going to somewhere. Why he don't know way to Tamil Nadu or Kallakurichi? Whether he didn't know, whether he didn't forgot the Tamil Nadu, he has to visit Tamil Nadu. He has to go to the Tamil Nadu to inquire about the illicit liquor victims places. And I want to mention here how many incidents are here. I am bringing your attention few cases. From March 2022, there is a 22 years old scheduled caste girl raped by 8 men, including 2 DMK youth wing functionaries.
On May 2022, there was an incident when Balachandar, he worked BJP Tamil Nadu Scheduled Caste wing. He was also brutally murdered in the Chennai city itself. In August 2022, the Tamil Nadu Untouchability Eradication Front has conducted a survey in 24 districts. It's revealed that in local body panchayat presidents, they took survey in 386 villages. Out of 386 villages, 22 villages, the panchayat presidents, they are not provided the seats or the chairs for sitting purpose. This level discrimination is happening in Tamil Nadu. This level discriminations, even panchayat president they are elected representatives, they are unable to perform them duty, they are unable to go to them office, they are unable to sit them office due to the caste discrimination in the Tamil Nadu and the DMK government, ruled by the DMK government. And in August 2022, one Sudha Panchayat president near Salem, she was stopped in the Republic Day function. She was stopped to the flag hosting program. She is unable to host the national flag in the Panchayat office. In September, one DMK sitting minister, Ponmudi, in a public function, he is inquired about a lady about the caste, what is your caste, in a distribution program. See how a minister, he is a senior minister from DMK, he is asking one lady, she came for the public function, she is asking in that public function, you are from which community, whether you are scheduled caste. This level discrimination is increasing day by day. And also, yesterday also in Madras High Court, there is one case, there was yesterday came in Vangivasal, Pudukkottai district. तो फिलहाल ये बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और सीधा चलते हैं भुवनेश्वर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। तथा उपलब्धियों के बल पर शिक्षा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। देवियों और स्वजनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान की तार्किकता और परंपरा के संस्कारों को समन्वित करके आप आगे बढ़ रहे हैं। नाइजर के प्रतीक चिन्ह है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से जुड़े डिजाइन के साथ इस उपनिषद से लिया गया कथन लेकिन है ये अंकित है, विद्या अमृतम अश्नुते। इसका भावार्थ ये है कि विद्या से व्यक्ति को अमृत प्राप्त होता है, यानी विद्या रूपी अमृत की संजीवनी पाकर व्यक्ति के कार्य अमर हो जाती है। उदाहरण के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर सीवी रमन दशकों से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित रमन इफेक्ट प्रासंगिक है और उस वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए सर सीवी रमन सदैव अमर रहेंगे। ओडिशा के पावन धरती पर ही महानतम खगोल शास्त्रियों में से एक पठानी सामंतों ने भारतीय खगोल विज्ञान को समृद्ध किया है। अपने सिद्धांत द्वारा सामंत चंद्रशेखर अमर रहेंगे। उत्कल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर पी.के. परिजा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अनुसंधानों के कारण सदैव याद किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी कार्यरत रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में
श्रेष्ठता के सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करेंगे। महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पाप परिभाषित किए हैं, जिनमें एक है दयाहीन विज्ञान, यानी मानवता के प्रति संवेदनशीलता से रहित विज्ञान को बढ़ावा देना पाप कर्म करने जैसा है। उनका ये स्पष्ट संदेश आपको सदैव याद रखना चाहिए। सार्थक विद्या एवं ज्ञान वही है जिसका प्रयोग मानवता की बेहतरी एवं उत्थान के लिए है। मुझे इस वर्ष अप्रैल में भारत की पहली और विश्व की सबसे अफोर्डेबल CAR-T सेल थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि नाइजर में मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी की स्थापना की गई है। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण भुवनेश्वर से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में, जहां पर राष्ट्रपति संबोधित कर रही थी, अपना संबोधन दे रही थी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया। आपको पता है कि भारत में R&D को लेकर के अब एक जो नई शुरुआत हुई है, जिसमें आपको याद होगा कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसमें कैसे भारत को एक R&D हब के रूप में बनाया जाए। ऐसे में ये जैसे भुवनेश्वर में NISER जैसे जो केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार है एक्सप्रेस न्यूज़ हमारी नए पैनल के साथ। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।